आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं यानी अजमानती अपराध होते हैं, आप इनमें किस प्रकार से जमानत ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जमानत को दो भागों में बांटा गया है, जमानती अपराध और अजमानती अपराध। जमानती अपराध वे होते हैं जो कम गंभीर किस्म के मामले होते हैं जिनमें जमानत का अधिकार आपको दिया गया है और आप उसमें जमानत ले सकते हैं। ये व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 और 22 में इसके बारे में बताया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अपवादित मामलों में ही किसी व्यक्ति को जेल में डालना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत एडवोकेट आज के टॉपिक में आपको क्लियर कर दूंगा कि अजमानती अपराध में आप जमानत किस प्रकार से ले सकते हैं। मैंने आपको यह बताया है कि जो जमानती अपराध होते हैं वह कम गंभीर किस्म के अपराध होते हैं जिनमें थाने में ही जमानत मिल जाती है। लेकिन इसके विपरीत जो अजमानती यानी गैर जमानती अपराध होते हैं उनमें जमानत लेना आपका अधिकार नहीं होता है। जो गैर जमानती अपराध होते हैं वह अधिक गंभीर किस्म के अपराध होते हैं। इनमें भी आप जमानत ले सकते हैं, लेकिन यह न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति पर आधारित होता है कि उसे जमानत दी जाए कि नहीं दी जाए। अगर आप एडवोकेट हैं तो उसके पास एक रिकॉर्नर डायरी होती है, उसमें यह बताया गया है कि कौन सा अपराध जमानतीय है और कौन सा अपराध अजमानतीय है, और इसके साथ ही यह बताया गया है कि कौन सा अपराध संज्ञेय है और कौन सा मामला असंज्ञेय है। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति को जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जमानत पर छोड़ना चाहिए। सीआरपीसी के सेक्शन 436 में यह स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। अगर कोई गैर जमानती अपराध है तो इसके लिए हमें सीआरपीसी के दो सेक्शन को देखना होगा। सीआरपीसी के सेक्शन 437 में मजिस्ट्रेट की पावर के बारे में बताया गया है और इसके अलावा स्पेशल पावर दिया गया है सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को, जो सीआरपीसी के सेक्शन 439 में मिलता है। आज हम सारी बातें करेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 437 के बारे में, और जो गैर जमानती अपराध होते हैं उनमें आप जमानत किस प्रकार से ले सकते हैं। जो अपराध होते हैं और उन अपराधों में 3 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान दिया गया है उन्हें गैर जमानती अपराध कहा जाता है। उनमें मजिस्ट्रेट की विवेकाधीन शक्ति होती है। जैसे किसी के घर में चोरी करने के आशय से या चोरी करने के लिए खिड़की तोड़कर घर में घुसना, मर्डर करना, रेप करना, लूट करना, ये सब गैर जमानती अपराध होते हैं। वैसे सीआरपीसी में भी गैर जमानती के बारे में भी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। जब कोई व्यक्ति जिस पर गैर जमानती अपराध करने का आरोप है या फिर जिस पर संदेह है कि उसने गैर जमानती अपराध किया है तो उस व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी अन्य कोर्ट में पेश किया जाता है तो जमानत पर उसे कब छोड़ा जाएगा। इसके लिए हमें सीआरपीसी के सेक्शन 167 को देखना होगा। उसमें दो बातें बताई गई हैं। अगर कोई अपराध होता है और जिसमें 10 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है तो 60 दिन के भीतर उन्हें चालान पेश करना होगा, और जिसमें 10 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान दिया गया है उसमें 90 दिन के भीतर उन्हें चालान पेश करना होगा। ऐसी समयावधि में व्यक्ति को पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है, जिसमें पुलिस कस्टडी की समयावधि होती है अधिक से अधिक 15 दिन की और जुडिशियल कस्टडी होती है 60 और 90 दिन की। उसके बाद किसी व्यक्ति को जमानत का अधिकार मिल जाता है। ऐसे व्यक्ति को जो किसी गैर जमानती अपराध में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है उसे 24 घंटे के भीतर पेश करना होगा। यह उसका राइट है आर्टिकल 22 में। इसके साथ ही सीआरपीसी के सेक्शन 167 और 157 में यह बताया गया है कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना ही होगा। अगर किसी व्यक्ति को 24 घंटे के बाद ही थाने में बंद रखा जाता है, गिरफ्तार करके रखा जाता है, तो उसके मूलभूत अधिकारों का हनन होगा। इसके लिए हैबियस कॉर्पस की रिट जारी हो सकती है सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन इस पर भी कुछ रोक है कि कब गैर जमानती अपराध में बेल दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। कोर्ट को यह लगता है कि कोई व्यक्ति
मृत्यु से दंडनीय अपराध से दंडित है या आजीवन कारावास से दंडनीय है। कहने का मतलब है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पनिशमेंट से पनिशेबल है तो उसे जमानत नहीं दी जाएगी, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अगर यह कहें कि मजिस्ट्रेट से बड़ी कोर्ट सेशन कोर्ट में मामला चलता है और मामला गंभीर प्रकृति का है, गंभीर किस्म का है, तो उसमें बेल नहीं दी जाएगी। यदि ऐसा अपराध जो संज्ञेय है और जो मृत्यु और आजीवन कारावास और 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है, या कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें 2 से ज्यादा बार अपराध का दोषी है और जिसमें 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है और पहले 2 बार और 2 से ज्यादा बार दोषी पाया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को भी बेल पर नहीं छोड़ा जाता है। फिर भी ऐसी बात होने पर मजिस्ट्रेट को विवेकाधीन की शक्ति प्रदान की गई है। 16 वर्ष से कम आयु के लड़के या लड़की को जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है या किसी भी आयु की महिला को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है या कोई विकलांग है या रोगग्रस्त है, तो ऐसे मामलों में ऐसे व्यक्तियों को बेल मिल जाती है। आप ये बात जान लें कि अभियुक्त की आवश्यकता है। जांच और अन्वेषण में साक्ष्यों को पहचानने के लिए अभियुक्त की जरूरत पड़ सकती है या शिनाख्त के लिए उसे रोकना है। दूसरे पक्ष यदि यह कहते हैं या सरकारी वकील कहता है तो यह जमानत का आधार नहीं हो सकता है। यदि वह किसी और कारण से जमानत पर छोड़ देने का अधिकार है, जिस तरह से न्यायालय के द्वारा उस पर शर्तें अधिरोपित की जाती हैं कि वह न्यायालय की शर्तों को मानेगा, वह न्यायालय की शर्तों की अवहेलना नहीं करेगा, जो शर्तें न्यायालय के द्वारा दी जाती है उन्हें अभियुक्त को मानना पड़ेगा, तो ऐसे अपराध होने पर भी अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। यदि कोई अभियुक्त कोर्ट के समक्ष आया है और जिसने ऐसा अपराध किया है जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास और जिसमें 7 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है, तो उसमें लोक अभियोजक को सुनने का अवसर दिया जाएगा। लोक अभियोजक वह व्यक्ति होते हैं जो पीड़ित पक्ष होते हैं, उनकी तरफ से सरकारी वकील नियुक्त होते हैं और वह उनकी पैरवी करते हैं। जब कोई व्यक्ति गैर जमानती अपराध करता है तो न्यायालय के द्वारा जमानत देने पर कुछ शर्तें अधिरोपित की जाती हैं, उससे बंद पत्र भरवाए जाते हैं जिनमें न्यायालय की कुछ शर्तें होती हैं। उन शर्तों में यह होता है कि वह बाहर जाकर साक्षियों को डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं और सबूतों को नहीं मिटाएगा और न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर भी नहीं जाएगा। और जो आरोपी है उन शर्तों को उसे मानना होगा और इन शर्तों के आधार पर ही कोर्ट के द्वारा उसे बेल दे दी जाती है। कोर्ट चाहे तो और भी शर्तें लगा सकती है। जज साहब आरोपी को बेल क्यों दे रहे हैं, इन शर्तों को आदेश में लिखा जाएगा। मैं आपको दोबारा से यह बात बता देता हूं, जो गैर जमानती अपराध होते हैं उनमें न्यायालय से बेल मिल जाती है। इसके लिए हमें न्यायालय से प्रार्थना करनी होती है, निवेदन करना होता है, लेकिन यह हमारा अधिकार नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट को यह समझाना होगा कि कोर्ट के द्वारा जो शर्तें लगाई गई हैं अभियुक्त उन शर्तों को मानेगा। इसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने का मौका दिया जाएगा और जमानत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं यह बातें आदेश में लिखी जाएंगी। अभी तक आपने जाना कि सीआरपीसी के सेक्शन 437 के क्या प्रावधान है। अभी तक मैंने आपको इसकी समरी ही बताई है, आगे आप ध्यान से सुनना। अब आप मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार कर ही लिया गया है और कोर्ट के समक्ष पेश कर ही दिया गया है, तो ऐसे मामलों में आप उसकी जमानत किस प्रकार से लगा सकते हैं और साथ ही चार्जशीट भी पेश कर दी गई है। सीआरपीसी 437 में सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन लिखना होगा। इसमें पहली दफा एप्लीकेशन लगाया गया है या दूसरी दफा एप्लीकेशन लगाया गया है, इन बातों को उन एप्लीकेशन में लिखना होगा। इसके साथ ही हमें यह लिखना होगा जो आरोपी है वह कितने समय से जेल में रह रहा है। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें लिखना होगा। आपको उस एप्लीकेशन में यह लिखना है कि शिकायतकर्ता ने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है या झूठी शिकायत दर्ज करवाई है, क्यों करवाई है, किस कारण से करवाई है, इन बातों को एप्लीकेशन में आपको लिखना होगा, क्योंकि कोर्ट आपको दोषी मानती है। कोर्ट को यह बताना होगा कि शिकायतकर्ता ने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर
क्यों लिखवाई है। दूसरी बात, एप्लीकेशन में यह लिखना है कि जो एफआईआर में आरोप लगाए गए हैं वह सरासर गलत है और झूठे तथ्य गढ़े गए हैं। जैसे कि एक्सीडेंट वाले मामलों में आप सीसीटीवी फुटेज दिखा सकते हैं कि मैंने अगले को टक्कर नहीं मारी बल्कि अगले ने मुझे टक्कर मारी है। आप अपने पीछे के गाड़ी का डेंट भी दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने पीछे से टक्कर मारी है, इस कारण से ये एक्सीडेंट हुआ है। या कोई लड़ाई झगड़े के मामले में अगर आपके पास एमएलसी रिपोर्ट है तो आप वह भी दिखा सकते हैं और यह बता सकते हैं कि अगले ने मेरे से झगड़ा किया है, चोट मेरे आई है और मेरे खिलाफ ही झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो आपके साथ सीसीटीवी फुटेज हो या एमएलसी रिपोर्ट या कोई दस्तावेज हो, उस एप्लीकेशन के साथ आपको लगाकर न्यायालय में पेश करना है। मान लीजिए कि आप पर आरोप लगता है कि घटना के समय आप उस घटना स्थल पर मौजूद थे, लेकिन आप वहां पर मौजूद नहीं थे और आपका एफआईआर में नाम लिखा दिया जाता है। लेकिन आपको यह करना है कि जहां पर भी आप रहते हैं या काम करते हैं या नौकरी करते हैं, उस तारीख का आपको डॉक्यूमेंट पेश करना है। आपको प्रेजेंस दिखानी है कि घटना के समय मैं मौजूद नहीं था, फिर भी मेरा लड़ाई झगड़े में नाम लिखा दिया गया है, तो इस आधार पर आप डॉक्यूमेंट्स पेश कर सकते हैं। तीसरी बात जो आपको एप्लीकेशन में लिखना है कि जांच एजेंसी ने इतना समय क्यों लगाया है। तो मैंने आपको पहले बताया कि 10 वर्ष जिसमें सजा का प्रावधान दिया गया है उसमें समयावधि होती है 60 दिन के भीतर चार्जशीट पेश करनी होती है, और जो 10 वर्ष की सजा से अधिक जिस तरह से आजीवन कारावास जैसे मामले होते हैं उनमें चार्जशीट 90 दिन के भीतर पेश करनी होती है। अगर इतने समय में चार्जशीट पेश नहीं हुई है तो सीआरपीसी के सेक्शन 167(2) में आपको जमानत का अधिकार मिल जाता है। जमानत के लिए चार्जशीट को आधार बनाया जा सकता है कि इतना समय हो गया है तो उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए। अगर जांच एजेंसी को यह लगता है कि आरोपी गवाहों को मिटा सकता है, सबूतों को मिटा सकता है या साक्षियों को डरा धमका सकता है, तो जमानत में परेशानी आ सकती है, क्योंकि इसकी सुनवाई में मेरिट को ही आधार माना गया है और इसी के आधार पर यह पता लगता है कि जमानत दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। केस किस स्टेज पर है और किस स्टेज पर जमानत दी जाएगी, सीआरपीसी में इसके बारे में कोई भी प्रावधान नहीं है। लेकिन आमतौर पर 3 साल वाले मामलों में मजिस्ट्रेट के द्वारा जमानत मिल जाती है। अगर आप किसी मामले में लिप्त नहीं है तो यह भी एक जमानत का आधार होता है। गैर जमानतीय अपराध में सीआरपीसी के सेक्शन 437C में जमानत में दिक्कत तब आती है जब आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और सरकारी वकील द्वारा ऑब्जेक्शन किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई जांच अधिकारी या सरकारी वकील जमानत के लिए विरोध ना करे तो कोर्ट के द्वारा बेल ले ली जाती है। जज साहब को समझाने का काम वकील का होता है और वकील के द्वारा किस तरह से न्यायालय को बात बताई जाएगी। लेकिन उसके बाद भी बेल देना या नहीं देना जज के विवेकाधीन शक्ति पर निर्भर करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। यह भी ध्यान रखें कि केस के ट्रायल के दौरान यदि सारे गवाह आरोपी के पक्ष में नहीं है या खिलाफ हैं तो जमानत नहीं मिलेगी। इसलिए ध्यान रखें कि आप कभी भी जमानत के लिए जाएं तो दस्तावेज और मेडिकल और आपके पास जो भी सबूत है वह साथ लेकर जाएं और एप्लीकेशन के साथ उसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि गैर जमानतीय यानी अजमानतीय अपराध में आप जमानत किस प्रकार से ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।